बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे थे जी फॉरेन सोर्स सैलरी, ठीक है ना। सैलरी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सैलरी के चैप्टर में अगर हम देखें तो इस हेड में ओवरऑल इन जनरली एडिशंस का जिक्र हुआ है, ठीक है ना। डिडक्शंस का जिक्र नहीं है। सैलरी एक ऐसा सोर्स है जिसमें डिडक्शंस अलाउड नहीं है, कोई एक्सपेंस इसमें तस्लीम नहीं किया जा रहा होता सिवाय उन अलाउंसेस के विच आर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। वो भी आपकी सैलरी में ऐड नहीं हो रहे होते, जाहिर है अलाउ तो वो भी नहीं हो रहे होते। हम लास्ट टाइम देख रहे थे फॉरेन सोर्स सैलरी के बारे में। फॉरेन सोर्स सैलरी को अगर हम फॉरेन सोर्स सैलरी को देखें तो ये दो जगह डिस्कस हो रही थी, ठीक है ना। एक सेक्शन 102 में डिस्कस हो रही थी और दूसरा सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 में डिस्कस हो, क्योंकि 51 में दो बातें डिस्कस होनी है, लेकिन फॉरेन सोर्स से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड ये बात डिस्कस हो रही है। अब हमने देखना है कब, जाहिर है एग्जाम में जब आप बैठे हुए हैं आपने देखना है कब कौन सा सूरत हाल एप्लीकेबल हो सकती है, यानी एग्जेम्पशन की बात हो रही है कि फॉरेन सोर्स सैलरी कब एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप टैक्स पेयर हैं, आपने देखना है कि क्या आपको यहां से बेनिफिट मिल सकता है। अगर यहां से नहीं मिल सकता, क्या यहां से मिल सकता है। और अगर ऑब्वियसली दोनों जगह से नहीं मिल सकता तो फिर तो टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके बैकएंड पे हमें पहले हमारे जहन में वो बात होनी चाहिए कि कोई फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स कब लग जाता है उसके ऊपर, जब आप रेजिडेंट हो जाएं, ठीक है ना। फॉरेन सोर्स के ऊपर टैक्स लग कब सकता है, जब आप रेजिडेंट हो जाएं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रेजिडेंट की टोटल इनकम है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्स होनी है और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्स होनी है। अगर तो एक आदमी हुई नॉन रेजिडेंट गया है, 183 डेज और मोर उसने पाकिस्तान में स्पेंड नहीं किए, ठीक है ना, लेस देन 183 डेज उसने स्पेंड किए हैं, तो फिर तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी को पाकिस्तान में डिस्कस करना ही फजूल है। उसके तो सैलरी क्या, उसके तो तमाम फॉरेन सोर्स पाकिस्तान में टैक्स हो ही नहीं सकते। नॉन रेजिडेंट के तो आप पाकिस्तानी सोर्स इनकम टैक्स करेंगे ना। नॉन रेजिडेंट पर्सन का जो आप डिस्कस करेंगे वो तो सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम, वो इनकम जो उसने पाकिस्तान से कमाई है, ऐसी इनकम जो उसने पाकिस्तान से अर्न की है उसके ऊपर तो टैक्स लिया जा सकता है। एक शख्स 10 दिन के लिए पाकिस्तान आया, सिर्फ उसने यहां कोई इनकम अर्न की है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, वो उससे टैक्स लेगी। लेकिन अगर ये शख्स नॉन रेजिडेंट है तो ये मुल्क से बाहर जो कुछ कमा रहा है वो तो हम पूछ ही नहीं सकते, लीगली उससे पूछा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है जब हम कोई फॉरेन सोर्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये हम रेजिडेंट के तनाजुर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर वो शख्स रेजिडेंट है तो क्या अब उसने टैक्स पे करना है या टैक्स पे नहीं करना। तो सेक्शन 102 हमें कह रहा था एनी फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट, इसीलिए उसने यहां एक्सप्लेन भी कर दिया, रिसीव्ड बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल shall be exempt if individual has paid foreign income tax on salary, paid foreign income tax, ठीक है ना। फिर पेड को उसने नीचे डिफाइन कर दिया कि पेड से क्या मुराद है कि उसका टैक्स विदहेल्ड हुआ हो और उस अथॉरिटी को सबमिट होगा, उस कंट्री की जो FBR टाइप की रेवेन्यू अथॉरिटी होगी, जो भी उसका नाम होगा, अपनी अपनी कंट्री में कोई अपना अपना नाम हो सकता है, एम्प्लॉयर ने विदहेल्ड कर लिया हो और उस रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवा दिया हो, दिस मीन्स हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स। रेजिडेंट पर्सन कोई फॉरेन सैलरी लेकर आ रहा है तो क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है
पेड फॉरेन टैक्स, ठीक है ना, तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 102 लग जाएगा। सेक्शन 102 का बेनिफिट आप जब उठाएंगे जब आपने फॉरेन कंट्री में इस सैलरी के ऊपर कोई टैक्स पे कर दिया, जो टैक्स बनता था वो टैक्स आपने पे कर दिया है, आप 102 का बेनिफिट उठा लेंगे। क्लियर होगी बात जी। फिर हमने कहा जी सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, ये भी फॉरेन सैलरी की बात कर रहा है, फॉरेन सोर्स इनकम की बात कर रहा है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक लोगों के लिए बात कर रहा है। किन लोगों के लिए बात कर रहा है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पहली बात, कोई पाकिस्तानी, वैसे सिटीजनशिप बहुत रेयरली डिस्कस होती है आपके इनकम टैक्स में, लेकिन ये उन चंद रेयर प्लेसेस में से एक है। Where a citizen of Pakistan leave Pakistan during a tax year and remain abroad during a tax year, then salary income earned outside Pakistan during that year shall be exempt. कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, जिस साल जाए फिर उस साल वो बाहर ही रहे, वापस ना आए, ठीक है ना। इसका मतलब है टेक्निकली ये सेक्शन उन लोगों को डिस्कस कर रहा है जो पाकिस्तान छोड़कर जॉब करने के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सेक्शन उन लोगों को डिस्कस कर रहा है जो पाकिस्तान छोड़कर जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। जाने वाले साल में कंडीशन लगा रहा है, क्योंकि जाने वाले साल में ही ऐसा होगा ना कि हो सकता है ये रेजिडेंट हो और बाहर भी चले गए हों। अगले सालों से तो मोस्ट प्रोबेबली ये शख्स कौन हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इसे जॉब मिल गया, कहीं फैमिली में आएगा हफ्ता 10 दिन महीना गुजारने के लिए, लेकिन वैसे तो ये बाहर चला गया। तो अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से तो इसने नॉन रेजिडेंट हो जाना है और इसके ऊपर ये वाली सर्कमस्टांसेस अप्लाई हो जाएंगे। नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स हम टैक्स ही नहीं कर सकते, खत्म होगी बात। अब ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि जनाब आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। भाई आपकी तो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है पाकिस्तान में। बात समझ आ रही है? अब बज़ाहिर तो कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बज़ाहिर तो ये सादा सी बात लिखी है, लेकिन यहां से दो बड़े अहम बातें निकालनी है हमने। कुछ ऐसे लोग होंगे जो 183 डेज और मोर स्पेंड करने के बाद पाकिस्तान छोड़ेंगे, ठीक है। उनके लिए असल में ये प्रोविजन आ रही है, यानी वो लोग जो पाकिस्तान छोड़ने से पहले 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजार चुके हैं। जैसे इस वक्त टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है जी हमारा? 2022। आज डेट क्या है? 25। एक शख्स आज पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाता है, उसको जॉब मिल गई बाहर, या यही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टेन्योर में जाता है, अगले 6 महीने में जाता है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट डेज को इग्नोर करें तो मैं ऐसे कह सकता हूं, वो लोग जो जन टू जून पाकिस्तान छोड़ते हैं उनके लिए ये प्रोविजन है, क्योंकि ये जाने से पहले रेजिडेंट हो गए थे। जब ये रेजिडेंट थे तो इस साल इन पर ये वाला टैक्स रूल लगना था, ग्लोबल इनकम इनकी पाकिस्तान में टैक्स होनी है। पाकिस्तान सोर्स तो होनी है, फॉरेन सोर्स भी होनी है। ये जो 4 महीने की, 5 महीने की उस कंट्री में जाके सैलरी कमाएंगे, टेक्निकली ये पाकिस्तान में टैक्स होनी थी। बात समझ आ रही है? इनको गवर्नमेंट कह रही है, एक कंडीशन लगा रही है कि अब ये बाहर इस साल वापस ना आए, एंड रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो कहते हैं जो इनकी सैलरी की इनकम है ना फॉरेन सोर्स, वो हम पाकिस्तान में टैक्स नहीं करेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये बात समझ आ रही है? यहां दूसरी बात अहम यह है, ये नहीं कहा कि इस सैलरी पर उन्होंने टैक्स पे किया है कि नहीं किया। टैक्स पे किया है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं पे किया तब भी एग्जेम्प्ट है। इन दिस केस इवन इफ नो टैक्स इज पेड, फॉरेन सोर्स सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट।
क्योंकि टैक्स की पेमेंट की कंडीशन ही लगी हुई। सेक्शन 102 टैक्स की पेमेंट की कंडीशन लगा रहा था। बात समझ आइए? अच्छा जी, अब दूसरी कैटेगरी के लोग आ गए, वो लोग जो जुलाई टू दिसंबर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। इनकी सैलरी एग्जाम्प्ट होगी क्या नहीं होगी? होगी, लेकिन इन लोगों को इस सेक्शन की जरूरत कोई नहीं है। ये सेक्शन ना भी होता तो ये सैलरी तब भी एग्जाम्प्ट थी, बिकॉज ये रेजिडेंट होने से पहले पहले बाहर चले गए हैं। ठीक है ना, रेजिडेंट होने से पहले पहले बाहर चले गए हैं, तो ये तो हुई नॉन रेजिडेंट गए हैं, इनको किसी सेक्शन की जरूरत नहीं है, इनको तो जनरल रूल ही इन पर ये लगना है। ये बात समझ आ रही है? इन पर तो प्रिंसिपल ही ये लगना है। इनकी तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स हो सकती है, ग्लोबल इनकम तो इनकी टैक्स ही नहीं हो सकती। तो इनको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अगरचे ये सेक्शन नहीं है बता रहा बात, ये हमें खुद ही समझ आ रही है कि ये सेक्शन उन लोगों पर ही, उन्हीं लोगों को यहां से हेल्प लेनी पड़ेगी जो रेजिडेंट हो। जो नॉन रेजिडेंट हो ना उन्हें सेक्शन 102 की जरूरत है, ना उन्हें सेक्शन 51 की जरूरत है, क्योंकि उनका तो कोई भी फॉरेन सोर्स पाकिस्तान में टैक्सेबल ही नहीं है। बात समझ आ गई? इसका मतलब अब यहां से एग्जामिनर आपसे 3 तरह से बातें पूछ सकता है। सबसे पहले आपको यह बात समझ आ रही हो कि यह बेनिफिट कब लेना है मैंने, अगर टैक्स पे किया हुआ तो। ये बेनिफिट कब लेना है, अगर मैं पहली दफा, एंड रिमेन अब्रॉड। इसके लिए क्या जरूरी है? रिमेन अब्रॉड, वहां टैक्स पे होना जरूरी है। अब सिनेरियो में आपने खुद ही देखना है कि यार ये सेक्शन का बेनिफिट उठा लूं या इस सेक्शन का बेनिफिट उठा लूं। बाद दफा तो नजर ही आ रहा होगा, बाद दफा एग्जामिनर थोड़ा सा बीच में मिक्स करेगा चीजों को, तो हमें देखना है कि अच्छा यार यहां से मैं बेनिफिट ले सकता हूं या यहां से बेनिफिट ले सकता हूं। जी, रेजिडेंट हो, हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये देखिए आगे इसी को, इसमें से 3 तरह से वो इसको चेक कर सकता था। एक हमने कल ये बात की थी, फिर दोबारा करते हैं, जरा कंट्रास्ट में हो जाएगी। मिस्टर कामरान, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इज एम्प्लॉयड इन XYZ लिमिटेड। ही वर्कड इन XYZ कंपनी from July 2020 to January 31, 2021. He got a job in Saudi Arabia where he joined on March 1st, 2021. He departed from Pakistan on February 2021. His monthly salary in Pakistan rupees 100,000 per month. His monthly salary in Saudi Arabia 250,000 in Pak rupees. As on June 30th, he was still in Saudi Arabia and remain abroad. ये कंडीशन यहां से पता नजर आ गई हमें। He did not paid any tax on his salary in Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया में तो इनकम फ्रॉम सैलरी पर टैक्स है भी नहीं। He did not paid any tax on his salary in Saudi Arabia. Calculate his taxable income. अब हमने देखना है, हमारे जहन में फौरन आना चाहिए कि सेक्शन 102 या सेक्शन 51 सब सेक्शन 2। ठीक है ना, 102 की तो पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? टैक्स पेड नहीं है। ठीक है ना, टैक्स पेड नहीं है। ही डिड नॉट पेड एनी टैक्स, 102 तो नहीं लग सकता। ठीक है ना, ऐसे हमें समझ आया करेगी। क्या 51 सबसेक्शन 2 लग सकता है? यस, ये गया है। क्या इसको जरूरत है? सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा, जरूरत है यानी क्या ये इस रेलिवेंट ईयर में, किस टैक्स ईयर का जिक्र हो रहा है इस साल में? 2021 का जिक्र हो रहा है। इसने पाकिस्तान कब छोड़ा है? अगले 6 महीने में, जन टू जून, अगले 6 महीने में। यस, इसे जरूरत है क्योंकि ये रेजिडेंट हो गया हुआ था। अगर ये सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 का बेनिफिट नहीं उठाता तो उसूल तो ये है, इसके ऊपर तो ये उसूल लगना है।
उसूल तो इसके ऊपर ये लगना है, जर्नल उसूल तो इसके ऊपर ये लगना है, इसकी सारी पाकिस्तान सोर्स ग्लोबल इनकम इसकी टैक्स होनी है। अब ये सेक्शन 52 का बेनिफिट लिया इसने कहा जी सैलरी मेरी पाकिस्तान में 7 महीने की 7 लाख थी, सैलरी मेरी सऊदी अरब में एग्जेम्प्ट है, 3 माह की सैलरी वहां आ रही है, जितनी भी आ रही है एग्जेम्प्ट है, 7 लाख इनकम है जिसके ऊपर इसने टैक्स पे करना। क्लियर होगी बात। फिर इसका कंट्रास्ट में एक दूसरा सवाल बनाया आपने, वही सारा सिनेरियो है ऑलमोस्ट, फर्क क्या डाल दिया, वापस आ गया। कब वापस आ गया जी, ये कब वापस आ गया? हाँ 31 मई को, 31 मई को ये वापस आ गया। तो इसका मतलब है हमें अज्यूम करना चाहिए फिर इसने 2 माह जॉब की, तो फिर 3 की बजाय, या आप यहाँ 30 जून कर लें, 31 मई को की बजाय 30 जून लिख लें तो ये ठीक हो जाएगी बात। अच्छा मार्च में गया था, ओके ठीक है, फिर ठीक चल रहा है, ओके। अब क्या हुआ जी, ये वापस आ गया है। सेक्शन 151 सब सेक्शन 2 की कंडीशन थी कि ये रिमेन्ड अब्रॉड रहे, तो भाई नहीं रहा, वापस आ गया, ठीक है ना। रेजिडेंट पहले ही था, रेजिडेंट तो होने के बाद गया था, ऐसे ही है, रेजिडेंट तो होने के बाद गया था। इसका मतलब है इसको जरूरत है एग्जेम्पशन लेने की, अदरवाइज इसकी ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी। जब इसने देखा कि क्या मैं 102 की एग्जेम्पशन ले सकता हूं, तो पता चला इसने तो टैक्स नहीं पे किया वो उधर, तो 102 में तो फॉल नहीं करता। ये बात समझ आ रही है। फिर इसने देखा क्या मैं 51 की एग्जेम्पशन लेता हूं, तो पता चला तो वापस आ गया पाकिस्तान में। दोनों एग्जेम्पशन नहीं ले सकता, पाकिस्तान की 7 माह की सैलरी, सऊदी अरब की 3 माह की सैलरी, दोनों टैक्स होंगी, ग्लोबल इनकम टैक्स होगी, 13 लाख रुपए के ऊपर इसको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, सिटीजन नहीं है, ठीक है, नहीं लगा, रेजिडेंट हो गया, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, हाँ दोनों कंडीशन की वजह से ग्लोबल इनकम टैक्स होगी। फिर इसका तीसरा सिनेरियो जो हो सकता है, इसको पढ़ते हैं। Mr. Amjad, a citizen of Pakistan, is employed in XYZ company. He worked XYZ company from July 2020 to January, 31 जनवरी तक इसने काम किया. He got job in UK where he joined on 1st March 2021. He departure from Pakistan on February 2021. His monthly salary in Pakistan is rupees 100,000 per month. His monthly salary in UK was 500,000 in Pak rupees. On May 31st, 2020, 11 कहाँ से आ गया 2021, he decided to resign from UK job and came back in Pakistan on the same date. Since then, he has not got any job. He paid 75,000 as tax his salary in UK, which was deposited with Revenue Authority. बात समझ आई? 51 से तो निकल गया था ये, 51 से तो ये निकल गया था क्योंकि वापस आ गया। 102 की एग्जेम्पशन फिर मिल गई है इसको, क्योंकि ये यूके में जॉब कर रहा था, यूके में सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स था, सैलरी इनकम के ऊपर इसका टैक्स विदहेल्ड भी हुआ, रेवेन्यू अथॉरिटी में भी जमा हो गया, 102 की कंडीशंस पूरी हो गई। फॉरेन सोर्स सैलरी इसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बात समझ आई? तो
ऐसे आपका ये कंप्रीहेंसिवली डिस्कस हो जाएगा 102 एंड 51। इन तीनों सिनेरियोज को आप एक मरतबा अच्छी तरह से कर ले ताकि ये सारी बात आपकी क्लैरिटी में आ जाए। जी वो इसलिए नहीं काउंट कर रहे कि हमें मोटी बात पता चल रही हो गया कब है पाकिस्तान से। हाँ अगले 6 महीने में दिन। हम टची होते, वैसे आपको एक दफ़ा दिन काउंट कर लेने हैं आइंदा के लिए कि 183 डेज किस तारीख को पूरे हो जाते हैं। जरा भी निकाल लेते हैं, लिखें लिखें। जुलाई के कितने दिन होते हैं आजकल? 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30। इन सब का टोटल लगाएं जरा। कितने हो गए? 153। उसे 183 में से माइनस करें। इसका मतलब है अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर ना निकले तो वो 30 दिसंबर को रेजिडेंट हो जाता है। बात समझ आ रही है? अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, एक हम ख़ास सिनेरियो डिस्कस करें, पाकिस्तान में ही मुसलसल रह रहा है तो 31 दिसंबर 30 दिसंबर को वो रेजिडेंट हो जाता है। ये सारे केसेस इसके बाद के हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन मक्खी पे मक्खी नहीं मारानी है, कॉन्सेप्ट पे खड़े रहना है। अगर वो बीच में कहीं कह दे कि जी वो 15 दिन के लिए उम्रे पे लिए गया हुआ था और फिर वो 15 जनवरी को या 10 जनवरी को पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, तो अब कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि एक्चुअली तो 183 डेज स्पेंड इन पाकिस्तान कैलकुलेट करने हैं रियल कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट। ये तो झटके तरीके की बात हो रही है, सादा तरीके की बात हो रही है कि अगर मोटी मोटी बातें की जाएं तो एक आम इंसान 30 दिसंबर को रेजिडेंट हो जाता है अगर वो दरमियान में पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। हाँ उकाड़ा गया तो उससे मसला इतना खराब नहीं होता, ठीक है ना। तो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया तो कश्मीर चला जाए, कश्मीर भी पाकिस्तान, इमिग्रेशन तो नहीं होती ना कश्मीर जाने पे, एग्जिट स्टैंप लगती है उस पर नहीं लगती, इसका मतलब बाहर नहीं गया। ठीक होगी बात जी? जी क्लियर हो गई ये बात? ये अच्छा आपने अब अच्छा एक सवाल बनाया, एक बंदा सिटीजन है लेकिन नॉन रेजिडेंट है पाकिस्तान, हाँ और बाहर की उसने सैलरी कमाई है तो उसके ऊपर फिर बाहर उसने टैक्स भी पे नहीं किया है क्या? नॉन खत्म होगी कहानी। नॉन रेजिडेंट की बाहर की इनकम हम पूछ ही नहीं सकते। हाँ अभी करते पहले इसका जवाब देते हैं। इसने जो सवाल बनाया मुझे समझ आ गई जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, एक बंदा सिटीजन है, रेजिडेंट नहीं है, खत्म होगी बस यही कहानी खत्म होगी, अगली सारी बातें खत्म होगी। क्योंकि उसूल जहन में ये रखें, उसूल जहन में ये रखें कि जो शख्स रेजिडेंट है उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स लगना है। नॉन रेजिडेंट पर पाकिस्तान सोर्स। जब आपने कहा वो रेजिडेंट नहीं है तो बस कहानी खत्म हो गई। इसे तो किसी सेक्शन की जरूरत नहीं है, इसे तो किसी सेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका नॉन रेजिडेंट होना ही काफी है, इसका कोई भी फॉरेन सोर्स पाकिस्तान में टैक्स नहीं हो सकता। अब जो यहां से एक थोड़ा सा अगरचे इतनी मुश्किल बातें एग्जामिनर ने बिल्कुल नहीं करनी, हरगिज नहीं करनी, ठीक है ना। लेकिन चलें हम अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर, क्योंकि इस सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, किस सेक्शन की? 51 की, सिटीजनशिप। ठीक है, एक बंदा नॉन रेजिडेंट, एक बंदा रेजिडेंट है, ठीक है,
पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा गुजारे, बाहर गया एक मुल्क में, वहाँ से सैलरी कमाई है, पाकिस्तान फिर वापस आ गया। अब इसके ऊपर सेक्शन 51 नहीं लगा। क्योंकि सेक्शन 51 में रेजिडेंट के साथ साथ सिटीजनशिप भी जरूरी थी। ठीक है ना? कौन से 6 महीने? वो कर मैंने बताई थी, अब क्या वीडियो बन रही होती क्या बताएं। तो इसलिए मेहरबान हो रही है, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, 183 डेज नहीं, 365 डेज, 24 आवर्स, वो नहीं टैक्स दे रहे, गवर्नमेंट से उनसे नहीं लिया जा रहा। ये बंदा पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, गवर्नमेंट पता क्या करे? गवर्नमेंट करे यहां जहां आप चले गए हो ना, ये ना टैक्स दो। अल्लाह के बंदो, देना उसने ये भी नहीं है। सब हाँ, तो ये तो बस किताबी बात है। या कोई बड़ा आदमी है, कोई प्रोफाइल वाला आदमी, आप आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे जब हम असेसमेंट और इसकी मैनेजेरियल साइड पढ़ेंगे ना टैक्स की, तो वहाँ कमिश्नर के पास इख्तियार है कि अगर कोई आदमी बाहर जा रहा है और उसे पता लग गया, यानी जाने वाला इतना ही बेवकूफ़ है कि कमिश्नर को भी पता चल गया कि बाहर जा रहा है, तो कमिश्नर उसे जाने से पहले कह सकता है यार पहले अपने टैक्सेशन के हिसाब किताब क्लियर करो, फिर बाहर जाओगे। ये उसके पास इख्तियार है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इतना ही बेवकूफ़ आदमी था। ऑब्वियसली मैं फिर वही कर, देखिए एक बात है इखलाकी तकाजा, उसका इखलाकी तकाजा है कि वो रिटर्न जमा कराए, टेक्निकली उसने ये करना है। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान से चला गया है, आप कह रहे इस हिस्से का टैक्स ना दो, देना उसने इसका भी कोई नहीं है, तो चला गया, खत्म हो गई कहानी। अब तो उसने पाकिस्तान तो आना नहीं है। बात समझ आ रही है? ये बात हो रही है। इसलिए लॉ ये कह रहा है, हमें तो ज़ाहिर है लॉ को देखना है ना, लॉ ये कह रहा है कि जनाब अगर कोई शख्स अगले 6 महीने में चला गया है, रेजिडेंट होने के बाद चला गया है, तो इसकी यहां जाकर अब जो उसने सैलरी इनकम कमाई है ना, ये एग्जेम्प्ट है। अच्छा, यहां भी बड़ी खतरनाक बात है, अगर उसने बिजनेस इनकम कमाई है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है, क्योंकि यहां लिखा हुआ सैलरी इनकम एंड एक स्पेसिफाइड हेड का जिक्र हो रहा है। अब हालांकि अगर वो वहां जाके बिजनेस शुरू कर दे, उसने कोई टैक्स देना है, टैक्स तो उसने नहीं देना, लेकिन लीगली डिफॉल्ट में है, कहीं पकड़ा जाएगा, किसी हमारे रेडार में आ जाएगा, तो फिर हम वी कैन रिकवर। यस, बात समझ आ रही है? तो ये बात है। तो जनाब फॉरेन सोर्स, फिर फॉरेन सोर्स के ऊपर इंशाल्लाह अगले वीक में हम, अभी हमने 2 सेक्शंस पढ़े हैं ना, कौन कौन से? 102 एंड जी, बिजनेस का कहीं जिक्र नहीं था, टैक्स पे कर दे कि ना कर दे, इधर भी नहीं था। फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट की जाती है। बाहर जाके आप बिजनेस कर रहे हैं, वो टैक्सेबल है अगर आप रेजिडेंट हैं। हाँ, एग्जेम्प्ट है अगर आप नॉन रेजिडेंट है। तो एक रेजिडेंट शख्स दुनिया भर में कहीं भी इनकम कमाएगा, उसे पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा टिल्ट है कि चले यार कोई बात नहीं है, ये सैलरीड पर्सन है, सैलरीड को तो हम स्लैब भी लो लगा रहे होते हैं ना। इसलिए इस बात को डिटेल में, कॉन्सेप्ट को डिटेल में जहन में रिट्रीव करें, फिर मजा आएगा कि क्या हुआ है। ये बात क्लियर हो गई है कि नहीं जी? अच्छा जी, सेक्शन 102, फिर हम 103 पढ़ेंगे अगले वीक में आकर, वहां जर्नल सारी बातों का जिक्र होगा। एक कॉन्सेप्ट ये आएगा कि यार क्या 2 दफा टैक्स देना है किसी इनकम पे? मतलब मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं हूं, ठीक है, सॉरी, मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट हूं, मैं अमेरिका में एक जॉब कर रहा हूं, वहां टैक्स कट गया, लेकिन मेरे 102 अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। या मैं बिजनेस इनकम कमा रहा हूं, चलो सैलरी को निकाल रहा हूं, सैलरी में आप 102 और 51 में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बिजनेस कर रहा हूं अमेरिका में, मैंने वहां से एक पैसा कमाया, लेकिन मैं रेजिडेंट पाकिस्तान में हूं।
अमेरिका वाले कहते हैं वहाँ भी टैक्स दो, पाकिस्तानी कहते हैं क्योंकि आप रेजिडेंट हैं, फॉरेन सोर्स हैं, यहाँ भी टैक्स दो। कोई 50% मैंने वहाँ टैक्स दे दिया, 35% यहाँ टैक्स मांग रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा मैं काम ही ना करूँ, डबल टैक्सेशन होगी। तो सेक्शन 103 आकर ये वाले मसाइल हल करेगा। हमारे जहन में एक बात क्लियर होनी चाहिए, 2 दफ़ा टैक्स नहीं लगना। मैकेनिज्म क्या है, हमें गवर्नमेंट बचाएगी कैसे, वो सेक्शन 103 सिखाएगा हमें कि यार अच्छा ऐसे बचेंगे आप, एग्जेम्प्ट नहीं है, बचेंगे कैसे, ठीक है ना। ये एग्जेम्पशन की बात हो रही है, इसलिए फॉरेन सोर्स का जिक्र अगले वीक में दोबारा से हम करेंगे। अभी हमने सेक्शन 103 पढ़ेंगे तो वहां भी जिक्र आ रहा होगा। फिलहाल हमने 102 एंड 51 का भी एक स्पेसिफिक एरिया पढ़ा है हमने, सब सेक्शन 2 पढ़ा है। 51 असल में 2 लोगों का जिक्र कर रहा है, 2 लोगों का जिक्र कर रहा है। एक जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं उनका जिक्र कर रहा है, एक जो मुल्क में ऐसे बेवकूफ हैं जो वापस आ रहे हैं, ठीक है ना, वो मामू का बेटा जो कामरान था उसका भी जिक्र है अल्लाह में, ठीक है ना, जो वापस आ रहे हैं। तो सेक्शन 51 जो है 2 लोगों का जिक्र कर रहा है, अभी हमने एक का जिक्र यहां पर पढ़ा है, ठीक है ना। ये कौन से लोग हैं, जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, मतलब 10 साल यूके गुजार कर पाकिस्तान वापस आए हैं, तो इनको भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है, वो अप्रोप्रिएट जगह पर दोबारा से पढ़ेंगे उसको। अच्छा जी, कहीं लिखा हो, मैंने इसलिए बता दिया कि आपको लगे कि सर ने तो पढ़ाया नहीं है, उसकी हम अप्रोप्रिएट जगह पर उसका जिक्र करेंगे। अच्छा जी, ये उसी से रिलेटेड सवाल आ गया, आपने इनको भी देख लेना। अच्छा जी, कर लें प्रैक्टिस क्वेश्चन के, कल के लिए रख लें इसको। अच्छा जी, हम पढ़ते हैं। आपके एक क्वेश्चन है, अभी कोई है 5-7 मिनट हमारे पास हो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू शुड assume that his date is 15th जुलाई 2021। 15 जुलाई पर खड़े हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड टू यू बाय मिस्टर मोहसिन, a citizen of Pakistan, for his accounting year ending on 30th June 2021, यानी टैक्स ईयर 2021 का जिक्र हो गया। ऐसे ही है। अब जाहिर है एक सवाल चल रहा है, हम 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं, आप इसको सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। एम ज्वाइंट JMC Medical Center Karachi from 1st August 2020 on a 5-month contract. His term of employment provided the following। 5 महीने की जॉब उसने शुरू की, बेसिक सैलरी उसकी कितनी आ गई, 3 रुपया। अब क्योंकि 5 माह की जॉब है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियसली 5 कर रहे होंगे। फिर दूसरा, अ कमीशन इक्वल टू 20% ऑफ द ग्रॉस कंसल्टेंसी फी कलेक्टेड बाय JMC इन रेस्पेक्ट ऑफ पेशेंट रेफर्ड टू। डॉक्टर्स आमतौर पर इसी तरह ही होते, एक फिक्स सैलरी मिल गई, फिर जितने पेशेंट उन्होंने देखे उससे जितनी फीस आई उसका कोई एक कमीशन आ गया। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था कि नाम जो मर्जी रख लें, सैलरी, कमीशन, बोनस, ओवर टाइम, फला फला, ये सब सैलरी की डेफिनेशन में ही आ रहे हैं। ऐसे ही है। मंथली कैश अलाउंस ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर रेंट, 10% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर मेडिकल। अब एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया बात को। एक थी अकोमोडेशन, उसके लिए उसूल था कि 45% या अमाउंट विच वुड been provided if such accommodation was not provided, ठीक है। लेकिन उसने यहां ये उसका जिक्र नहीं हो रहा है, मंथली कैश का जिक्र हो रहा है। कैश तो अपनी नॉर्मल रूटीन पे टैक्स हो रहा है। बेसिक सैलरी कितनी थी हमारी, 3 लाख। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 15 लाख। 15 लाख का 45,000, ठीक है ना। 15 लाख का 45%, ये कैश मिला है, ये तो सैलरी में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। आगे चलिए।
नहीं, दो बातें जिक्र क्या, 45% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर रेंट एंड 10% फॉर मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस तो 10% तक दिया ही जा सकता था, लेकिन अभी हमने फैसला नहीं किया, अभी इसको आगे देखना है, क्योंकि मेडिकल अलाउंस को कैटेगराइज करना है कि क्या है। JMC and M each to contribute 8% of M basic salary to DMC employees provident fund. The fund is not recognized by commissioner. यार इसे तो बंद ही रहने दो भाई। Unrecognized provident fund. Unrecognized provident fund. Free medical treatment for M and his wife. अब कहानी चेंज हो, मेडिकल अलाउंस इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी, अब वो वाला कैटेगरी लगेगी। बात समझ आई है? एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Now, the consultancy fee collected by JMC for a period from 1st August 2020 to 31st December 2020 from the patient referred to M was 3.9 million. इसका 20% मिलना है इसको कमीशन। इसका मतलब है ये कमीशन भी इसका कहां चला जाएगा, सैलरी में चला जाएगा, ठीक है ना। ये कमीशन भी कहां चला जाएगा, सैलरी में चला जाएगा। ओके। फॉलोइंग अमाउंट वर आल्सो रिसीव्ड बाय M फ्रॉम JMC एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। वो पहले बता दिया उसने कौन सा प्रोविडेंट फंड था, अनरिकॉग्नाइज, क्योंकि 5 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट थे ना। वो कह रहा है 2,40,000 जो है फंड से और 1,20,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय JMC एंड 1,20,000 वॉज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। क्या मतलब, वो कहता है 2,40,000 मिले हैं इसको, 1,20,000 इसने डाले थे, 1,20,000 एम्प्लॉयर ने डाले थे। इंटरेस्ट अभी कोई नहीं मिला, 5 तो महीने हुए थे। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या उसूल था, जितने पैसे मिलेंगे माइनस जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया। इसका मतलब है 1,20,000 ऐड हो जाना चाहिए सैलरी में। अच्छा जी। On 1st March 2021, on the occasion of Eid, JMC paid all their employees 1 month's basic salary as bonus. JMC informed Mr. Mohsin that though he was no longer their employee, as a special case, he would be paid a bonus of rupees 1,50,000. M informed JMC that rupees 1,50,000 should not be paid to him, but should be paid to the poor patient unit managed by JMC. JMC paid 1,50,000 to the poor patient on 31st March 2020. अब 3-4 जहन में एग्जाम में बैठ के ख्यालात आ सकते हैं। ख्याल नंबर 1, जब ये बोनस मिला है ये तो बंदा एम्प्लॉई नहीं है। नहीं, हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट, पास्ट, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से जो भी बेनिफिट होता है सैलरी में ही आता है। तो ये वहम यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरा वहम आएगा कि यार ये पैसे तो इसने लिए ही नहीं है, इसने तो डोनेट कर दिए हैं। उसके कहने पर पेमेंट की रिसीव्ड की बात क्या थी, एक्चुअली रिसीव्ड, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ या इंस्ट्रक्शन एंड मेड अवेलेबल, तो वहां भी फॉल कर रहा है। इसका मतलब है ऐड होंगे सैलरी में। ठीक होगी ना बात। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मोहसिन अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम फॉर नेक्स्ट ईयर। हो जाएगा? ओके जी। देखिए हमने ऊपर वही सब कुछ कर दिया। बेसिक सैलरी 5 माह की 15 लाख आ गई, कमीशन 20% 39 लाख का 7,80,000 आ गया। हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन नहीं, ठीक है ना, अलाउंस, उसका 15 लाख का 45%। मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल नाउ, फैसिलिटी दे दी हमने, ठीक है। अच्छा जी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर ने अनरिकॉग्नाइज 1,20,000, अमाउंट रिसीव्ड 1,20,000 टैक्स में चले, 2,40,000 में से 1,20,000 एग्जेम्प्ट हो गया, और 1,20,000 कहां चला गया, टैक्स में चला गया।
फिर आ गया जी बोनस 1.5 लाख, वो जो सारी कहानी चली थी, लेकिन टैक्सेबल हो गया। यहां हमने एजम्पशन डाल दिया अपनी एम टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो जी, तो आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली इस हेड को भी आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब हम कोशिश करेंगे, अगरचे हमारा सैटरडे को टेस्ट भी आ रहा होगा, तो मेरी ख्वाहिश है अगर आप चाहें तो असेसमेंट हम मंडे को डिस्कस करें। मैं 2 दिन आपको सैलरी के कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन क्लास में पहले सॉल्व करवा दूँ, ठीक है ना। असेसमेंट तो हमारी इससे लिंक नहीं है ना, ताकि आप सैटरडे वाले टेस्ट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और हम 2 दिन अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें, जैसे ये हमने किया है, आज तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन हम सॉल्व कर लें। 2-3 क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व कर लें, सो दैट हमारा जो ये सारा एरिया है ये एक मरतबा कंप्रीहेंसिवली कवर हो जाए। और सैटरडे को आप सैलरी का टेस्ट भी दे दें, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका भी बहाल हो जाए। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।